हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में न्यायपालिका। और न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो चल रहा था अपने क्षेत्राधिकार। और क्षेत्राधिकार में हम पहुंच चुके थे परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार तक। न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। इसका उल्लेख आर्टिकल 143 में है। अनुच्छेद 143 परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का उल्लेख करता है। क्या है ये? जब राष्ट्रपति को ये लगे कि संबंधित विषय सार्वजनिक महत्व का है, कि संबंधित विषय या जो कानून बन रहा है वो किससे संबंधित है? सार्वजनिक, सोशल इम्पैक्ट का है, या यूं कहें सोशल से संबंधित है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। और इस सलाह और एडवाइस का उल्लेख 143 आर्टिकल में किया गया है। ये 143 आर्टिकल इस चीज का उल्लेख करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह देगा जब राष्ट्रपति चाहेंगे तब। इसमें कुछ शर्तें हैं। इस सलाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देने के लिए बाध्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसी सलाह राष्ट्रपति को देगा ही, ये अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे मांग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये स्वयं विवेक होगा कि वो इस पे कोई टिप्पणी करना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति महोदय द्वारा मानी जाए या नहीं, ये भी तय नहीं है। इसमें आगे देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देने वाला है, राय देने वाला है, उसमें भी कंपल्सरी नहीं है कि राष्ट्रपति वैसा ही करेंगे। राष्ट्रपति केवल सलाह लेंगे, उसके बाद अंतिम निर्णय क्या करना है क्या नहीं करना है ये राष्ट्रपति महोदय का स्वयं विवेक से होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह को एज इट इज मानते हैं, उसमें कुछ संशोधन करते हैं, या बिल्कुल भी नहीं मानते, नहीं ही राय ले लेते हैं। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारों में अगला क्षेत्राधिकार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 143 इसका उल्लेख करता है। राष्ट्रपति को यदि लगे कि संबंधित विषय सार्वजनिक महत्व का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में सलाह किसकी ली जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ली जाएगी। इस पर सलाह सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन देगा ऐसा उल्लेख इसमें है 143 में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगे कि इस पे सलाह देनी चाहिए तो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें, इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी मान सकते हैं। यह है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसमें परामर्श के बाद है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख क्षेत्राधिकार। अभिलेख क्षेत्राधिकार की हम बात करें तो इसे हम पहले भी देख चुके हैं कि अभिलेख का अर्थ क्या होता है। अभिलेख क्षेत्राधिकार का उल्लेख
आर्टिकल 129 में है। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का प्रावधान है। वास्तव में अभिलेख न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, 10th बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। अभिलेख न्यायालय को स्पष्ट कीजिए या सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। या यूं भी पूछा जाता है अभिलेख न्यायालय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, एक ही चीज है। हम दोनों देखते हैं। इसमें दो प्रावधान हैं। पहला, हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश निचली अदालतों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश निचली अदालतों के लिए कानून बन जाते हैं। इन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया वे सभी के लिए क्या हो जाते हैं? आदेश हो जाते हैं, कानून हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर नीचे की अदालतें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया वो आदेश संबंधित, जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस 1999 में हुआ और उस केस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट की बात यदि हम आने वाले जैसे 2020 में किसी केस में करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा ऐसा आदेश दिया था, तो हाई कोर्ट में वह जजमेंट ध्यान में रखकर आदेश जारी किए जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऐसा हुआ था तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। तब भी ऐसा किया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश निचली अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। और यही क्या है? अभिलेख न्यायालय का पहला पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। अभिलेख क्षेत्राधिकार क्या है? आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाले के आदेश नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। इन कानूनों को तथ्य साबित करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आदेश जारी हुआ कानून ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कानून बन जाएंगे स्वतः ही और इन्हें प्रमाणित करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा हो या आदेश जारी हो चुका हो, दोनों ही स्थिति में किसी के द्वारा भी टिप्पणी नहीं की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। दूसरा इसमें है, सुप्रीम कोर्ट में या तो कोई केस चल रहा हो या आदेश जारी हो चुका हो, केस क्लोज है, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग हो गई। उसके बाद यदि हम देखें तो ऐसे केसेस पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। यदि कोई कमेंट करता है तो इसमें न्यायालय की अवमानना का केस सीधा सीधा बनता है, न्यायालय उसे पनिश कर सकता है। आपने डिबेट्स में, टीवी चैनल्स में बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे जो वक्ता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वो जो केस न्यायालय में चल रहा होता है उस पर टिप्पणी नहीं करते। न्यायालय के जजमेंट पे टिप्पणी नहीं कर सकते आप, न्यायालय के खिलाफ नहीं जा सकते, न्यायालय के जो फैसले आए हैं उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट होता ही नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा कोई करता है, टिप्पणी इस पे करता है, इसे गलत बताता है, तो वो सीधा किसका केस बनता है? अवमानना का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला बनता है। तो ये अभिलेख न्यायालय या अभिलेख क्षेत्राधिकार न्यायालय कहलाता है। आर्टिकल है 129। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं।
और इन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने राइटिंग में फैसला दिया, ऑटोमेटिकली ही कानून बन गया, इन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता है ही नहीं। केस में यदि आदेश दे दिया हो या कोर्ट में केस चल रहा हो, दोनों पर ही कोई भी व्यक्ति भारत का, कोई भी संस्थान, समुदाय या संगठन किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई भी न्यूज चैनल क्या चाहे क्यों ना हो, यदि ऐसा वो करता है तो अवमानना का केस मान लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसके खिलाफ आदेश जारी कर सकता है। अभिलेख क्षेत्राधिकार के बाद इसमें अगला है मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक। यदि हम देखें इसको तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले, मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले सीधे ले जाए जा सकते हैं। हमने देखा था कि भारत में न्याय व्यवस्था पिरामिडीय सिद्धांत पर चलती है। पहले सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर और फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है, हमने प्रारंभिक अधिकार में पढ़ा था कि इसकी अवमानना होने पर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में से किसी में भी सीधे जा सकते हैं। और ये अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे मौलिक अधिकारों को दिलाता है। इसका उल्लेख भारत के संविधान में सीधा किया गया है। इसीलिए मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को माना जाता है। हाई कोर्ट में भी हम जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ बातें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। ये हमें राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। ये हमें किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध। इसकी गारंटी कौन देता है? संविधान देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाद योग्य हैं। वाद को अंग्रेजी में कहते हैं केस, और हम इसके उल्लंघन होने पर केस दायर कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो पहला तो ये हुआ कि मूल अधिकारों को हमें जो प्राप्ति होती है वो किसके विरुद्ध होती है? राज्य के विरुद्ध होती है, सरकार के विरुद्ध होती है। इसकी गारंटी कौन देता है? संविधान देता है। ये संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं। कौन से भाग में उल्लेखित हैं? तीसरे भाग में उल्लेखित हैं। इनका उल्लेख इसमें है, तीसरे भाग में है, और ये हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। हटाया कौन सा? संपत्ति का, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। 7वां मूल अधिकार हटाकर आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये सारी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी प्राप्त किए जा सकते हैं और हाई कोर्ट से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के पहले ही बिंदु में पढ़ लिया था। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। इसकी गारंटी कौन देता है? भारत का संविधान हमें गारंटी देता है। क्योंकि ये कैसे हैं? वाद योग्य हैं। इनके उल्लंघन होने पर हम क्या कर सकते हैं? केस दायर कर सकते हैं। ये भाग 3 में उल्लेखित हैं। 12 से 35 अनुच्छेद तक हैं। वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित जो क्षेत्राधिकार है वो भी समाप्त हो गया है। इसमें अगला क्षेत्राधिकार और अंतिम क्षेत्राधिकार है संविधान का संरक्षण। संविधान का संरक्षण व न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान का संरक्षक और न्यायिक पुनरावलोकन।
इसमें हम देखते हैं कि भारत के संविधान की रक्षा का जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संविधान की व्याख्या और रक्षा का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। आर्टिकल 31 और 132 इससे संबंधित हैं। ये उल्लेख करते हैं कि हमारे यहाँ जो कानून बनेगा वो किसके अनुसार बनेगा? संविधान की सीमा में रहकर बनेगा। कोई भी कानून यदि बनता है तो कैसे बनेगा? संविधान की सीमा में रहकर ही बन सकता है। संविधान की सीमा नहीं लांघी जा सकती है। ये प्रावधान हमारे कानून में किया गया है। फिर इसमें कहा गया है कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल, यदि संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे भारत के संविधान का उल्लंघन होता है, भारत के संविधान का क्या हो जाए? उल्लंघन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस कानून की पुनः जांच कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? पुनः जांच करना। इसमें क्या क्या होगा? पूरे कानून को ही रद्द कर दे, पूरे कानून को भी रद्द कर सकती है, कुछ भाग को हटा सकती है, जो भाग संविधान का उल्लंघन करता है उसको हटा सकती है, और संशोधन के लिए भी कह सकती है वापस इसे देखा जाए। तो बहुत सारे प्रावधान इसमें होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्राधिकार में अगर कोई है तो पहला तो है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय संबंधित सीधे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, यहां से भी टिप्पणी आती है। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन आपसे पूछेगा और अभिलेख न्यायालय आपसे पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने होंगे कि अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है यदि किसी कानून को बनाया जाए और वो संविधान की परिधि को लांघ जाए या संविधान के अनुसार ना बना हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उसे दोबारा जांचने का, देखने का अधिकार दिया गया है। यही न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा कहलाती है। संविधान का संरक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन हम पढ़ रहे हैं। संविधान की रक्षा और व्याख्या का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, और ये अंतिम अधिकार है। 131 और 132 अनुच्छेद इससे संबंधित है। ये क्या कहते हैं कि कानून बनाते समय संविधान की सीमाओं का ध्यान रखा जाए। कोई भी कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए जो संविधान की सीमाओं को लांघकर बाहर जाए। संसद हमारे यहाँ कानून बनाती है, हमने पढ़ा। संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? ये भी सवाल आता है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? तो ये क्या है? कानून का निर्माण करना। ये भी याद होना चाहिए। संसद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। तो संसद क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। राज्य विधानमंडल भी क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। और यदि ऐसा कोई कानून बना दे जिसमें क्या हो जाए? संविधान की सीमाओं का उल्लंघन हो जाए तो न्यायालय उसकी पुनः जांच कर सकता है। पूरे कानून को रद्द कर सकता है, किसी आर्टिकल को रद्द कर सकता है, इस कानून के कुछ हिस्से को रद्द कर सकता है, दोबारा समीक्षा के लिए भेज सकता है। ये सारे प्रावधान किसमें हैं? न्यायिक पुनरावलोकन में है। यानी कि बने हुए कानून की समीक्षा करने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर आपका केंद्र सरकार चैप्टर होता है कंप्लीट। इस उपरांत यदि हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो आपको बुक के पीछे के जो सवाल हैं वो सभी आपको हल करने हैं अपनी नोटबुक में। जो बीटी मैंने दिए थे वो भी और ये पीछे वाले भी। इसमें अति लघुतरात्मक के कुछ क्वेश्चन देखें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की हमने, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति थी। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति की बात की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है हमेशा। संसद के सत्रावसान में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। और अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है? 123 में है। अध्यादेश का उल्लेख कौन से में है?
123 हमने बात की थी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना बेहद इंपॉर्टेंट हो तो कौन सा आदेश जारी करता है? अध्यादेश। ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 42 दिन वैलिड रहता है संसद चलने के बाद। किस बात के संबंध में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हमने अभी पढ़ा था इससे पिछले वीडियो में, मौलिक अधिकार से संबंधित। कम से कम कितने समय तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुके भारतीय नागरिक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं? 5 वर्ष। वकील तो रहेगा 10 वर्ष और न्यायाधीश रहेगा 5 वर्ष। एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है? ये अभी अपन ने बात कर ली कि अभिलेख न्यायालय क्या है और न्यायिक पुनरावलोकन क्या है।